हेलो विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का जो विषय है वह है राजनीतिक सिद्धांत। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पिछली सदी के अंतिम दशक में कुछ विद्वानों ने राजनीतिक शास्त्र को और राजनीतिक दर्शन को एक दूसरे का पर्यायवाची माना था। उसका एक दूसरे का पर्यायवाची मानकर, सिमिलर मानकर इन दोनों का प्रयोग किया था। जबकि आगे 20वीं सदी के शुरुआत में व्यवहारवादी जो क्रांति हुई, उसके कारण विद्यार्थियों ने इस विषय में रुचि दिखाई और उस रुचि के अनुसार उन्होंने अपनी शब्दावली को स्पष्ट रूप से निश्चित अर्थ में प्रयोग किया। यानी कि पिछली सदी में तो राजनीतिक शास्त्र को और राजनीतिक दर्शन को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जा रहा था, परंतु जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई तो उसमें व्यवहारवादी क्रांति आई, उसके कारण विद्वानों ने उसमें रुचि दिखाई और रुचि दिखाते हुए इस शब्द का स्पष्ट रूप से जो है निश्चित अर्थ निकाला। और वह निश्चित अर्थ जो है उसको समझने के लिए हम पहले इस राजनीतिक सिद्धांत को अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी को जो है दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो उसका जो पहला भाग है वो है राजनीति और दूसरा है वो है सिद्धांत। यानी कि पॉलिटिकल और थ्योरी, यानी कि राजनीति को पॉलिटिक्स कहते हैं और सिद्धांत को थ्योरी कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि राजनीति है क्या चीज़, उसके अंदर क्या आता है। तो राजनीति के अंदर जो है वो आता है राज्य का, शासन का और शासक का। यानी शासन मतलब शासन प्रणाली का, शासक का मतलब जो वहाँ का मुखिया है, राजा का। उसके बाद इन तीनों का अध्ययन कर लेने पर हमें पता चलता है कि राजनीति के अंदर क्या आता है। अच्छा, इनका भी हम औपचारिक अध्ययन करेंगे और अनौपचारिक के अंदर जो आता है वो है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टियाँ। उसके बाद दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, युवा संगठन और जनमत यानी कि जनता का मत। इन चीज़ों का अध्ययन करना अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। और राज्य तथा उसके शासन प्रणाली व शासक के बारे में अगर अध्ययन करें तो वो अनौपचारिक में आता है। तो ये रहा राजनीति के अंदर आने वाला क्षेत्र विषय। उसके बाद चलते हैं सिद्धांत कि जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम इंग्लिश में थ्योरी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम थ्योरी कहते हैं, इंग्लिश में थ्योरी कहते हैं। अच्छा, इस थ्योरी शब्द की उत्पत्ति अर्थात सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से हुई है। अच्छा, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भावनात्मक चिंतन, अर्थात भाव है, कुछ मन में है, उसका चिंतन, विचारों का चिंतन जो मन के अंदर है। अर्थात हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि एक मानसिक दृष्टिकोण होता है जो किसी वस्तु के अस्तित्व अर्थात उसके कारणों का प्रकट करता है। अर्थात कहने का मतलब है मन के अंदर, भावना के अंदर ऐसी दृष्टि जो किसी वस्तु के अस्तित्व अर्थात उसके प्रकट होने को और उसके प्रकट होने के कारणों को पता करती है या बताती है। ठीक है, तो ये है आपका सिद्धांत। तो सबसे पहले हमने देखा राजनीति और सिद्धांत। आगे चलते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो बात आती है वह आती है राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन अर्थात किस क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किन चीज़ों का हम अध्ययन कर सकते हैं। राजनीति के सिद्धांत के अंदर हम राजनीति से जुड़े किन पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। तो वह सबसे पहला है जो विचार है या पहली जो उसकी विषय क्षेत्र की विशेषता है वो है आपकी एक मिनट, विषय क्षेत्र। तो उस विषय क्षेत्र में सबसे पहले आपका जो आता है वह है राज्य का अध्ययन। राज्य का अध्ययन मतलब वहाँ की जो राज्य, राजा व्यवस्था, शासन व्यवस्था कि वो राज्य जो है वो किस प्रकार का राज्य है, निरंकुश राज्य है, लोकतंत्र राज्य है या तानाशाही या कोई अन्य अभिजन तंत्र वाला राज्य है। उसके बाद दूसरा है वहाँ की राज्य को चलाने के लिए जो सरकार निर्धारित की गई है वो लोकतांत्रिक है या तानाशाही है या लोकतंत्र का भी संसदीय रूप है या फिर अध्यक्षात्मक रूप है। इस प्रकार से सरकार का अध्ययन करना भी उस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है।
तीसरा, हम राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से क्या जान सकते हैं, हम मानव द्वारा बनाए गए समूहों का और उनके संस्थानों का भी अध्ययन कर सकते हैं। चौथा, इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसकी व्यवस्था को जान सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उस देश के अंदर एक दलीय है, द्विदलीय है या बहुदलीय है, वहाँ मताधिकार की व्यवस्था किस प्रकार से है, और वहाँ जो चुनावी व्यवस्था है उस चुनावी व्यवस्था में प्रश्नों का अध्ययन भी किया जा सकता है। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत का जो पांचवा विषय क्षेत्र है वो है आपका मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना। मानवीय व्यवहार के अंतर्गत आता है कि मानव का व्यवहार अर्थात मानव का स्वरूप, कि मानव का जो व्यवहार है वह भी हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही समझ सकते हैं। छठा है राजनीतिक शक्ति का अध्ययन, कि जो शासन प्रणाली है, जो वहाँ शासन व्यवस्था है, वह अपनी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करती है, वहाँ की जो शक्ति है राजनीतिक शक्ति वो किस प्रकार की शक्ति है, तानाशाही व्यवस्था के रूप में शक्ति है या लोकतंत्र व्यवस्था के रूप में शक्ति है या किसी अन्य रूप से है। अर्थात राजनीतिक जो शक्ति है, जो पावर है, उसका अध्ययन भी हमें इस विषय क्षेत्र से ही पता लगता है। उसके बाद सातवां जो है वो है विकास और आधुनिकता का अध्ययन, कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ही हम राजनीतिक विकास, उसकी प्रगति का भी अध्ययन करते हैं और जो आज जो आधुनिकता की राजनीति है उसका भी अध्ययन करते हैं कि राजनीति ने किस हद तक आधुनिकता के अंदर जो एंट्री कर ली है। मॉडर्नाइजेशन पॉलिटिशियन एक प्रकार से पॉलिटिक्स। उसके बाद है सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन, कि राजनीति के अंदर जितने भी मूल्य आते हैं, सार्वभौमिक मूल्य जो हैं उसके राजनीति के, चाहे वो समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, अधिकार है या कोई अन्य अवधारणा है, उन सभी का अध्ययन करना हम राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा ही कर पाते हैं, वह उसका विषय क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसकी राजनीति के विषय क्षेत्र बताए और अब हम जो चलते हैं इसके 3 तत्वों पर बहुत ही इजी तरीके से, कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको समझने के लिए हम उसको 3 तत्वों को समझना पड़ता है। सबसे पहले राजनीति का हमें अवलोकन करना पड़ता है राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से। फिर जब हम उसके अवलोकन कर लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो फिर जानकारियों की व्याख्या की जाती है और जब सारी व्याख्या एक्सप्लेनेशन हो जाती है तो हम अंत में उसके मूल्यांकन पर पहुँचते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यह राजनीतिक सिद्धांत का एक प्रकार से मैंने आपको अर्थ बताया, फिर उसके बाद उसके जो है दोनों शब्दों को समझने का प्रयास किया, राजनीति और सिद्धांत, फिर उसके विषय क्षेत्र तथा 3 तत्वों का। अब हम चलते हैं राजनीति सिद्धांत के प्रकार की तरफ। तो राजनीतिक सिद्धांत के जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए गए हैं, एक परंपरागत और दूसरा जो है आधुनिक। पहला परंपरागत और दूसरा आधुनिक। परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके विचारकों में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, कांट, हीगल, मोंटेस्क्यू, कार्ल मार्क्स आदि विचारक शामिल हैं। तो इस परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंदर हम किस चीज़ को समझ सकते हैं, या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या बताता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हमें बताता है कि इसके अंदर हम राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं उस चीज़ का हम वर्णन भी कर सकते हैं। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत वर्णनात्मक अध्ययन पर बल देता है। यह साथ ही साथ समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करता है। दूसरा, राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत रूप में धर्म का, दर्शन का, इन दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। राजनीतिक सिद्धांत के पुराने विचारधारा में या परंपरागत विचारधारा में कानूनी, औपचारिक तथा संस्थाओं यानी कि कानून का अध्ययन किया जा सकता है, औपचारिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है, जो अन्य जो हमने वहाँ पर पढ़ा था जैसे कि जनमत है या फिर राजनीतिक दल हैं या फिर युवा संगठन है आदि, और अन्य संस्थाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है परंपरागत राजनीति के अंदर। आधुनिक राजनीति के अंदर जो है वो है आपका राजनीतिक आधुनिक के अंदर, अब हम आधुनिक की तरफ चलते हैं। तो आधुनिक के अंदर मुख्य रूप से डेविड स्टर्न और लासवेल जैसे विचारक आते हैं, यानी कि मॉडर्नाइजेशन आज के टाइम में। इसकी क्या बातें हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की, कि इसके अंदर एक तो हम जो है भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाना इसमें बहुत ही ईजी है। दूसरा, वास्तविकता की जानकारी, जो ये सिद्धांत है हमें वो वास्तविकता की जानकारी
देता है, रियलिटी से अवगत कराता है। जैसे फिर उसके बाद है तीसरा इसका, आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है वो विश्लेषण पर बल देता है। जो परंपरागत था वो किस पर बल दे रहा था, वो दे रहा था वर्णन पर, वर्णात्मक, वो वर्णात्मक बल दे रहा था यहाँ, वर्णात्मक। परंतु जो ये है आधुनिक, वो किस पर बल दे रहा है, वो दे रहा है आपका विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल। उसके बाद आगे है समस्याओं का समाधान का हितैषी, वो समस्याओं के समाधान का प्रयास करता है। आधुनिक जो है वो भी राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान का पूर्ण रूप से प्रयास करता है। उसका हितैषी है कि समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए। पांचवा है राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणादायी। जो राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण है, उस आधुनिक दृष्टिकोण से लोगों के अंदर राजनीतिक आंदोलन करने की प्रेरणा जागृत हुई है। कि राजनीतिक आंदोलन जो आजकल चल रहे हैं, चाहे राजनीति के अंदर किसान आंदोलन है, महिला आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है, अपने लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, वो सारा कुछ जो है वो कहीं ना कहीं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही सीखा गया है। अब केवल ये आंदोलन ही नहीं, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो शांति पर भी बल देता है, शांति स्थापना में भी वो सहायक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम जो है राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत और आधुनिक रूपों को समझ सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया जो है वो राजनीतिक सिद्धांत और उसके दोनों शब्दों का अर्थ, साथ ही उसका विषय क्षेत्र और उसके 3 तत्व। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई कमी है तो आप कमेंट में बताइए। उसके बाद इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विद्यार्थियों तक शेयर करें। मेरा उद्देश्य किसी भी वीडियो में बहुत कुछ नहीं, बस उसका जो मूल रूप है उसको समझाने का प्रयास है, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपका यही क्वेश्चन बड़े में आ जाता है तो आप इन पॉइंटों को बेहतर रूप से कुछ लाइनों के अंदर जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक्स।